स्टूडेंट, आज की ये वीडियो में हम क्लास 11 सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जो हमारा पार्ट 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो लास्ट 2 वीडियो में मैंने इस लेसन का पार्ट 1 और 2 करवा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को। और मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस डाल रखा है एक ही वीडियो में, तो वो भी आपको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो स्टूडेंट, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक पोल आस्क किया है आप बच्चों से, तो आप जाइएगा और वहाँ वोट कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट की सोशियोलॉजी हमारी चल ही रही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और वोट करना ना भूलेगा। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस लेसन के 3rd पार्ट का कंटेंट। मैंने हर एक पार्ट में आपको कंटेंट अलग तरीके से बताया ताकि आप चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सके। तो ये जो हमारा कंटेंट है वो इस लेसन का लास्ट वाला है। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सामाजिक परिस्थिति क्या होती है और परिस्थिति और प्रतिष्ठा में क्या सिमिलैरिटी यानी समानता देखने को मिलती है, और भूमिका से संबंधित। और साथ ही जो इस लेसन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम टाइप में भी ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग टाइप से पूछ लिया जाता है, वो है सामाजिक नियंत्रण। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें आती है, इसका दृष्टिकोण कैसा है, इसके प्रकार क्या है, आवश्यकता है, महत्व क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं फिर अपने मेन थीम से, जो है सामाजिक परिस्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति का क्या अर्थ होता है। देखिए, परिस्थिति मतलब होता है व्यक्ति को जो समाज के अंदर स्थान प्राप्त है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है और वह किसी न किसी स्थान से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी आधार पे रॉल्फ लिंटन ने परिस्थितियों को 2 भागों में बांटा था। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो इन्होंने जो परिस्थिति को 2 भागों में बांटा था वो कौन कौन सी थी। तो पहली है प्रदत्त परिस्थिति, तो इसे हम पद परिस्थिति के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। तो अर्जित माने होता है एक्वायर करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रदत्त के बारे में। तो देखो ये क्या होती है, ये जन्म पर आधारित होती है और बिना किसी प्रयास के स्वयं ही मिल जाया करती है। इसके जो मुख्य आधार होते हैं, जैसे जाति से संबंधित, नातेदारी से, जन्म से, लिंग से और आयु से। तो ये क्या है, आपको जन्म के आधार पर मिल जाती है। और जबकि दूसरी है एक्वायर करने वाली, यानी कि अर्जित करने वाली। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपने गुणों के आधार पे, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी है उसी के आधार पर प्राप्त होती है। और इसके मुख्य आधार कौन कौन से हैं, जैसे शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया, व्यवसाय हो गया, राजनीतिक सत्ता हो गया। तो ये सब क्या है, इसके मुख्य आधार है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ताकि आप इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकें। तो इस इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा प्रदत्त परिस्थिति के बारे में और अर्जित परिस्थिति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं सामाजिक परिस्थिति में पहले हम बात करते हैं प्रदत्त के बारे में। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे पुत्री, बहन, स्त्री, 17 वर्ष, अमेरिकन, अफ्रीकन। तो देखिए ये क्या होता है, ये आपकी प्रदत्त होती है, यानी कि आपको जन्म आधारित होती है। जैसे कि ये जाति से संबंधित होती है, नातेदारी से संबंधित होती है, जन्म से, लिंग से, आयु से। तो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी जन्म से निर्धारित कर दी जाती है। जैसे कि पुत्री का आपको टैग मिल जाता है अगर आप लेडीज हो, अगर आप किसी की बहन हो तो ये आपको टैग मिल जाता है, स्त्री होने पे आपको टैग मिल जाता है, आपकी आयु के आधार पे आपको टैग मिल जाता है, आपकी जाति यानी अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, इसके आधार पे आपको टैग मिल जाता है। तो इस कारण ये प्रदत्त वाली कैटेगरी में आते हैं। और जो कि अर्जित वाली में ये आपको एक्वायर करने पड़ते हैं। जैसे आपको मित्र बनाने पड़ते हैं, वकील बनना पड़ता है, कामगार आपको करना पड़ता है, छात्र बनना पड़ता है, टीम की सदस्यता बनानी पड़ती है, शिक्षक बनना पड़ता है, सहपाठी बनना पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, डॉक्टर बनना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपकी शिक्षा से, प्रशिक्षण से, धन दौलत से, व्यवसाय से, राजनीतिक सत्ता से, इस प्रकार से आपको एक्वायर यानी कि अर्जित की जाती है। ठीक है ना। तो ये है आपका डिफरेंट एग्जाम्पल के तौर पे प्रदत्त और अर्जित के बारे में। तो आई होप कि अब आप अच्छे तरीके से इन दोनों के बीच अंतर समझ चुके होंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है परिस्थिति और प्रतिष्ठा शब्द में समानता। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये दोनों जो वर्ड्स है एक दूसरे में सिमिलैरिटी देखने को इनमें मिल ही जाती है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं उसी के बारे में।
देखिए प्रत्येक परिस्थिति में क्या होता है कि अपने कुछ अधिकार होते हैं, अपने कुछ मूल्य होते हैं, यानी कि राइट्स होते हैं, वैल्यूज होती है, ठीक है। और परिस्थिति से जुड़े मूल्य के प्रकार को ही हम प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे अपनी प्रतिष्ठा के आधार पे लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा और नीचा दर्जा दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखिए उदाहरण के तौर पर एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा जो है वह ज्यादा होगी, चाहे उसकी आय यानी इनकम कम ही क्यों ना हो। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है कि क्या होता है कि समाज के अंदर हम ऊंच और नीच का दर्जा खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसमें दे रखा है कि दुकानदार चाहे महीने का 80 से 90 हजार क्यों ना कमाता हो, और वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्टर है वह महीने का 25 से 30 हजार क्यों ना कमाता हो। जब बात प्रतिष्ठा की आती है, दर्जे की आती है, तो हम डॉक्टर को ऊंचा दर्जा देते हैं और जबकि दुकानदार को नीचा दर्जा देते हैं। हालांकि इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वैसे डॉक्टर ज्यादा कमाते हैं लेकिन कम कमाने वाले भी अपनी प्रतिष्ठा ज्यादा रखते हैं। तो यही होता है हमारा प्रतिष्ठा और परिस्थिति के बीच में अंतर। अब हम बात करते हैं भूमिका के बारे में, यानी कि रोल के बारे में। देखिए क्या बात हो रही है कि ये जो लेसन है वो शब्दावली से संबंधित है, अवधारणाओं से संबंधित है कि समाज शास्त्र में इसके अंदर इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसलिए आपको ये वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं ताकि आप समझ सके कि समाज शास्त्र इसके बारे में आपको क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे भूमिका के बारे में बात हो रही है, तो व्यक्ति द्वारा अपनी परिस्थिति को आवश्यकता के अनुसार पूर्ण रूप से अपनाता है और यही उसकी भूमिका कहलाती है। आपकी भी भूमिका अलग है, मेरी भी अलग है। हर एक इंसान की भूमिका जो यानी रोल जो होता है वो अलग अलग होता है और इनके बीच में काफी समानताएं भी देखने को मिलती है। इसके बाद भूमिका संघर्ष के बारे में। तो देखिए ये भूमिका संघर्ष तब होता है जब एक से अधिक परिस्थितियां एक साथ जुड़ी होती है। ये कहने का मतलब ये तब होता है जब दो या दो से अधिक भूमिकाएं एक साथ काम कर रही हो। एक एग्जांपल के तौर पे इसे भी समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो यही बनता है कि एक मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास कामकाजी महिला जिसे घर पर माँ तथा पत्नी की भूमिका निभानी पड़ती है, और वही महिला कार्यस्थल पर यानी अपने जॉब पर कुशल व्यवसाय की भूमिका भी निभाती है। तो ऐसे बहुत सारे जन हैं जो अपनी भूमिका को एक ही समय पे दो दो जगह इस्तेमाल करते हैं और उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए इसका नाम भूमिका संघर्ष कहलाया जाता है। और लास्ट जो है भूमिका से संबंधित वो है स्थिरीकरण। तो स्थिरीकरण मतलब फिक्स टाइप से, यानी जो बिल्कुल स्टिल रहता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बात हो रही है। तो भूमिका स्थिरीकरण में क्या होता है कि ये समाज के कुछ सदस्यों का, ध्यान दीजिएगा, कुछ सदस्यों के लिए विशिष्ट भूमिका को मजबूत बनाती है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं किस प्रकार। तो उदाहरण के तौर पे अक्सर क्या होता है कि जो पुरुष है वह कमाने वाले होते हैं और महिलाएं घर चलाने वाली होती है। तो ये अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं और यही समाज के अंदर इनकी पहचान भी बनती है। तो आप समझ सकते हैं इनके स्थिरीकरण के बारे में। तो ये था आपका भूमिका से संबंधित अर्थ, संघर्ष और स्थिरीकरण। तो आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो इस लेसन का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स भी है और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो इसका नाम है सामाजिक नियंत्रण। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो सामाजिक नियंत्रण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित की जाती है, यानी एक सिस्टम लागू किया जाता है और साथ ही उसे बनाए भी रखा जाता है। यानी लागू तो कर दिया, उसे इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे अच्छी तरीके से रखा भी जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझते हैं। देखिए क्या होता है कि समाज के अंदर कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जैसे चोरी चकारी करना, गुंडागर्दी करना, लड़ाई झगड़े करना। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को नकारात्मक कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्या होता है, समाज के लिए खतरनाक साबित होते हैं, ठीक है। अगर इनको नियंत्रण में ना रखा जाए तो वे समाज को क्या करते हैं, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए समाज को नुकसान से बचाने के लिए इन नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों पर नियंत्रण रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इनके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाता है, कानून व्यवस्था के तहत रखा जाता है, जो कि हर तरीके से लीगल होती है। अगर आप गलत काम करोगे, नकारात्मकता फैलाओगे समाज के अंदर, तो कानून जो है वो आपको इसकी सजा देगा सुधरने के लिए, जो कि अलग अलग प्रकार की होती है। तो आई होप कि आप समझ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये था सामाजिक नियंत्रण के बारे में। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या फिर इसके महत्व के बारे में, यानी कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है समाज के अंदर। तो देखिए क्या है पहला पॉइंट। तो सामाजिक नियंत्रण क्या करता है, ये समाज के अंदर व्यवस्था को यानी कि एक सिस्टम को लागू करता है जिसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं। और दूसरा ये मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो जैसे भी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था, अगर कोई व्यक्ति नकारात्मकता फैलाता है तो कानून उसे क्या करता है, दंड देता है, सजा देता है।
ताकि उसके ऊपर नियंत्रण कायम किया जा सके। और तीसरा है कि ये सांस्कृतिक के मौलिक तत्वों की रक्षा करता है। जो हर किसी के अपने अपने क्या होते हैं, कल्चर होते हैं, अपने अपने तौर तरीके होते हैं, तो उनकी ये रक्षा करता है समाज के अंदर। और चौथा है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जितना ज़्यादा समाज के अंदर सुरक्षा होती है, व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपना भी और अपने समाज का भी विकास कर पाता है। अगर खून खराबा, दंगा फसाद ये चीज़ें होती है तो इससे समाज का भी नुकसान होता है और मानव जाति का भी नुकसान होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है समूह के बीच में यह एकरूपता यानी कि यूनिटी को कायम रखता है, क्योंकि समाज जो है वो दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है और इन्हीं सभी के बीच अगर एकरूपता बनी रहती है तो समाज क्या होता है, काफी ज्यादा कल्याणकारी रूप से आगे बढ़ता है। तो इसी कारण सामाजिक नियंत्रण की जो आवश्यकता होती है हर समाज में जरूरी होती है। तो आई होप कि आप इन दोनों के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण के बारे में, उसके नजरिए के बारे में। तो दो दृष्टिकोण है, एक एक करके समझते हैं, काफी शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकायवादी दृष्टिकोण में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए बल प्रयोग किया जाता है। बल प्रयोग जैसे कानून के दायरे में रहकर, ताकि कोई व्यक्ति समाज के अंदर नकारात्मकता ना फैला सके। और दूसरा है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यानी एक सिस्टम को बनाए रखने के लिए मूल्य यानी वैल्यूज और प्रतिमानों यानी मॉडल्स को लागू किया जाता है, ताकि समाज के अंदर जो व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से चल सके। तो ये कौन सा दृष्टिकोण कहलाता है, ये प्रकायवादी दृष्टिकोण कहलाता है। और दूसरा कौन सा है, संघर्षवादी। तो देखिए संघर्षवादी में क्या होता है कि कानून को समाज में शक्तिशाली और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखता है। यानी जो भी काम होता है वह कानून के दायरे में करके किया जाता है, ताकि वह सभी के बीच में समानता को कायम रख सके। तो ये संघर्षवादी दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये थे सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण, दो टाइप के। आई होप कि आपको दोनों के बारे में भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। आगे जो हम पढ़ते हैं वो इस लेसन का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो इसी से रिलेवेंट है सामाजिक नियंत्रण से। तो ये है उसके प्रकार के बारे में। तो सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार होते हैं, एक है औपचारिक नियंत्रण, दूसरा है अनौपचारिक। तो सबसे पहले मैं आपको औपचारिक के बारे में बता देता हूँ। तो औपचारिक नियंत्रण क्या होता है, जो कि समाज के द्वारा खुद जानबूझकर तैयार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कानून हो गया, जेल हो गया, न्याय व्यवस्था होगी। तो ये क्या होता है, समाज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। और दूसरा है अनौपचारिक नियंत्रण। तो ये क्या होता है, ये समाज के सदस्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं कि व्यक्ति इनके दायरे में रहे, अगर इससे क्रॉस करता है तो समाज इसके ऊपर दबाव बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धर्म हो गया, परिवार हो गया, लोकचार हो गया, लोक रीतियाँ हो गया। तो ये सारे जो मूल्य होते हैं ये समाज के सदस्यों द्वारा बनाए जाते हैं और व्यक्ति इन्हीं के दायरे में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। अगर इसके अंदर कोई गलतियां पाई जाती है तो समाज उसे खुद ब खुद सजा दे देता है, जैसे कि अपने ही समाज से अलग कर देना, पृथक कर देना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। हालांकि औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण जो है इसकी विशेषताएं भी हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैंने 3 पार्ट इसके लेसन के करवाया और मैंने हर एक पार्ट से कुछ टॉपिक को मैंने जानबूझकर छुटवाया। इसलिए छुटवाया, जब मैं आपके इसकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाऊंगा तो मैं उसके अंदर वो क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो एग्जाम टाइप वाले क्वेश्चन है। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का समझने लायक, वो चीजें मैंने 99% इंक्लूड की है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सके और लेसन आपके लिए अच्छा बन ही जाएगा अगर आप इन चीजों के बारे में समझ चुके होंगे। ठीक है, तो क्लास 11 स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ओवरऑल कंटेंट। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है 3 पार्टों में डिवाइड होके पूरा हुआ है। तो आई होप कि आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा टॉपिक में आपको परेशानी है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।